हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड के शेयर को अभी होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। और जो लोग अभी इस शेयर को खरीदने का सोच रहे हैं, क्या उनको अभी बाई करना चाहिए या नहीं, इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ साथ इस कंपनी के बिजनेस के बारे में भी समझेंगे, यानी कि यह देखेंगे कि कंपनी करती क्या है। फिर हम लोग इस कंपनी के इंडस्ट्री आउटलुक को जानेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर का फ्यूचर ग्रोथ है या नहीं। फिर हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि कंपनी अपने बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है या नहीं, यानी कि कंपनी अपने बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है या नहीं। फिर हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे, जिससे हमें यह आइडिया लगेगा कि इसके शेयर को लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं या नहीं। फिर हम लोग इस कंपनी के स्ट्रेंथ और रिस्क के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस को समझते हैं, यानी कि यह समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो देखो, यह कंपनी इंडिया में है और इसका काम है मंगलसूत्र बनाना और डिजाइन करना। अब यह कोई नई कंपनी नहीं है, यह जनवरी 2009 से शुरू हुई थी। मतलब कि काफी टाइम से ये लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। इनका मेन फोकस है मंगलसूत्र, और वह भी सिर्फ एक जैसा नहीं, ये लोग बहुत सारी वैरायटी के बनाते हैं मंगलसूत्र। जैसे कि कुछ मंगलसूत्र में अमेरिकन डायमंड्स होते हैं, कुछ में क्यूबिक जिरकोनिया होते हैं और कहीं के पियर्स मिलते हैं, और कुछ में तो सेमी प्रीसियस स्टोन्स भी यूज किए जाते हैं। और हाँ, यह सब मंगलसूत्र ये लोग 18 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड में बनाते हैं, तो मतलब क्वालिटी पे भी पूरा ध्यान रहता है इनका। अब बात करें कि यह बेचते किसको है, तो यह कंपनी अपना माल डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बल्कि B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस बेचती है। मतलब इनके क्लाइंट जो होते हैं वो कारपोरेट क्लाइंट होते हैं, होलसेलर ज्वेलर्स होते हैं और रिटेल ज्वेलर्स होते हैं। तो बेसिकली ये जो मंगलसूत्र बनाते हैं वह पहले ज्वेलर्स और बड़े बड़े दुकानदारों तक पहुंचाते हैं, फिर वहां से आम कस्टमर को जाता है। अब इंडिया में इनका नेटवर्क भी काफी अच्छा फैला हुआ है। 24 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में इनकी मौजूदगी है, यानी देश के ऑलमोस्ट हर कोने में इनका काम पहुंच चुका है। और यही नहीं, पिछले कुछ सालों में इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं, जैसे यूके, न्यूजीलैंड, यूएई, यूएसए और फिजी। इन देशों में भी यह कंपनी अपना काम कर रही है। खासकर 2023 से 2025 के बीच इन्होंने यह एक्सपेंशन किया है। तो श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो अपने मंगलसूत्र के डिजाइनों और क्वालिटी की वजह से इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान बना रही है। और इनका पूरा सिस्टम ऐसा है कि ये ज्वेलर्स को माल देते हैं जो फिर कस्टमर तक पहुंचता है। तो देखो, अभी तक हमने बात की कि ये कंपनी मंगलसूत्र बनाती है, डिजाइन करती है और उसे पूरे इंडिया में और बाहर के देशों में भी बेचती है। अब सवाल आता है कि यह किसको बेचती है, कौन इनके कस्टमर हैं। तो देखो, इनके कुछ बड़े बड़े क्लाइंट हैं, जैसे मालबार गोल्ड, टाइटन, JRT ज्वेलर्स और यहाँ तक कि दामस ज्वेलर्स जो यूए में है, वह भी इनके कस्टमर हैं। मतलब यह कि यह सिर्फ छोटे ज्वेलर्स तक सीमित नहीं है, इनका काम बड़े नामों के साथ भी चलता है। अब अगर हम थोड़े नंबर की बात करें तो 31 मार्च 2025 तक कंपनी ने कुल मिलाकर 34 कारपोरेट क्लाइंट को सर्व किया है। इसके अलावा 1089 होलसेलर और 81 रिटेल भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, यानी एक मजबूत नेटवर्क बना रखा है इन्होंने। तो साफ है कि इनका नेटवर्क काफी बड़ा और अच्छा फैला हुआ है और हर लेवल पर काम हो रहा है, चाहे वो कारपोरेट हो या होलसेल हो या फिर रिटेल हो। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि यह कंपनी सिर्फ खुद के लिए मंगलसूत्र नहीं बनाती, बल्कि कई बार कारपोरेट क्लाइंट के लिए जॉब वर्क बेसिस पर भी काम करती है। अब जॉब वर्क का मतलब क्या होता है, मतलब माल किसी और का काम आपके हाथों से, यानी यह जो बड़े बड़े कारपोरेट क्लाइंट हैं वह इनसे अपने डिजाइन या मटेरियल के हिसाब से मंगलसूत्र बनवाते हैं। अब इस काम में कितना माल प्रोसेस हुआ उसका भी अंदाजा लगाते हैं। 2025 में इन्होंने करीब 1320 किलो सोना का इस्तेमाल किया मंगलसूत्र बनाने में, जिससे इनको करीब 264.83 करोड़ का रेवेन्यू आया। और 2024 में 1221 किलो के आसपास और उससे 193 करोड़ की कमाई हुई। और 2023 में 870 किलो से थोड़ा ज्यादा मात्रा में काम किया और उससे 156 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इनका काम भी बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी और रेवेन्यू भी। तो यह दिखाता है कि मार्केट में इनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। चलिए बात करते हैं पूरी जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की, मतलब सिर्फ श्रीनगर की नहीं बल्कि पूरे मार्केट की जो ज्वेलरी से जुड़ा हुआ है। तो देखो, ज्वेलरी की दुनिया वैसे तो काफी पुरानी है, लेकिन आज भी इसमें ग्रोथ की बहुत गुंजाइश है, खासकर मेट्रोज और टियर फर्स्ट सिटीज में। अब लोग सिर्फ सोना खरीदने से ज्यादा सोचने लगे हैं, वह चाहते हैं ब्रांडेड ज्वेलरी, अच्छी डिजाइन और कुछ अलग दिखने वाला। और हाँ, इसके लिए वह थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करने को भी तैयार हैं।
अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारा इंडियन ज्वेलरी मार्केट है उसकी वैल्यू 2023 में लगभग 4,976 बिलियन थी। कोविड के बाद थोड़ी गिरावट जरूर आई थी 2020 में, लेकिन अब मार्केट धीरे धीरे वापसी कर रहा है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हालांकि 2023 में गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड थोड़ी सी घटी है, करीब 2%, लेकिन क्योंकि सोने के दाम बढ़े हुए थे जो कंपनी को रेवेन्यू में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मतलब चीजें बिकी भले कम, लेकिन दाम अच्छे मिले तो कमाई फिर भी ठीक ठाक रही। अब आने वाले टाइम की बात करें, 2024 में उम्मीद की जा रही है कि यह इंडस्ट्री करीब 5,610 बिलियन तक पहुंच जाएगी, और अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो 2032 तक यह मार्केट 11,044 बिलियन तक पहुंचने का अंदाजा है, और वह भी लगभग 8.8% की ईयरली ग्रोथ रेट से। मतलब साफ है, ज्वेलरी का फ्यूचर ब्राइट है। अब इसमें एक और बड़ा रोल निभा रहा है टेक्नोलॉजी। आज के टाइम में ज्वेलरी बनाना पहले जैसा ट्रेडिशनल नहीं रहा। अब लोग यूज कर रहे हैं कैड सॉफ्टवेयर, 3D प्रिंटिंग और साथ ही साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी। इनकी वजह से कंपनीज डिजाइन भी जल्दी बना पा रही है, कस्टमाइज भी कर पा रही है और ऑनलाइन बेच पा रही है। तो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग दोनों ही लेवल पर चीजें आसान और तेज हो गई हैं। अब बात करें डिमांड की, तो इंडिया में ज्वेलरी की डिमांड सिर्फ फैशन की वजह से नहीं बढ़ रही, बल्कि शादियों की वजह से भी काफी बूस्ट मिल रहा है। अब सोचो, इंडिया में एक तो पॉपुलेशन बहुत यंग है, फिर मिडिल क्लास का साइज भी बढ़ रहा है, और आजकल की शादियां भी सिंपल नहीं होती। लोग डेस्टिनेशन वेडिंग, बड़ी फंक्शंस, हैवी ज्वेलरी सब करना चाहते हैं। तो नेचुरली ज्वेलरी की डिमांड बनी हुई है और आगे भी बढ़ती जाएगी। तो ज्वेलरी इंडस्ट्री आज भी तेजी से ग्रो कर रही है, खासकर मेट्रो सिटीज और शादी ब्याह के माहौल की वजह से। और टेक्नोलॉजी की वजह से अब ज्वेलर्स अपने काम को और स्मार्ट तरीके से कर पा रहे हैं। जो लोग ब्रांडेड, स्टाइलिश और प्रीमियम ज्वेलरी चाहते हैं, उनके लिए मार्केट में बहुत पोटेंशियल है। अब हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हैं। तो देखो, साल दर साल इनकी ग्रोथ काफी मजबूत रही है। अगर हम 2024 और 2025 की बात करें तो सिर्फ एक साल के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 30% बढ़ा है, और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट करीब 96% बढ़ गया है। मतलब ऑलमोस्ट दोगुना प्रॉफिट, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए बहुत स्ट्रांग सिग्नल होता है। अब थोड़ा डिटेल नंबर पे नजर डालते हैं। तो इसके एसेट्स की बात करें तो 2023 में 211 करोड़ का एसेट था इनके पास, 2024 में 265 करोड़ और 2025 में 375 करोड़ का। तो ओवरऑल इनके पास जो एसेट्स है उसकी वैल्यू लगातार बढ़ती हुई आ रही है, जो कि अच्छी बात है। वहीं पर इसके टोटल इनकम यानी रेवेन्यू की बात करें तो यह कंपनी 2023 में 951 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी, और 2024 में 1,102 करोड़ का, और 2025 में 1,430 करोड़ का। तो यह कंपनी लगातार अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हुए आ रही है। और इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट की बात करें तो यह कंपनी 2023 में 23 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट की थी, वहीं पर 2024 में 31 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट की है, और 2025 में 61 करोड़ का। तो इनका जो प्रॉफिट है वह भी लगातार बढ़ते हुए आ रहा है। वहीं पर इसका एबिटा मार्जिन भी बढ़ते हुए आ रहा है, और नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए आ रहा है। और कंपनी के पास जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसकी वैल्यू भी लगातार बढ़ती हुई आ रही है। तो ओवरऑल इस कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों लगातार ग्रो कर रहे हैं। प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है पिछले साल की तुलना में। कंपनी के पास एसेट्स ज्यादा हैं, नेटवर्थ अच्छी है, और ऑपरेशन से भी अच्छी कमाई हो रही है। बोरोइंग थोड़ी बड़ी है, लेकिन वह इस ग्रोथ के मुकाबले ज्यादा हैवी नहीं लगती है। मतलब साफ है, यह कंपनी स्टडी और सस्टेनेबल तरीके से ग्रो कर रही है, और फाइनेंशियल काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं। अब हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं। इसके ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो इसका ROCE 32.43% है। अगर किसी भी शेयर का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% या 15% से अधिक है तो उसे अच्छा माना जाता है। वहीं पर इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.61 है। अब यह रेशियो बताता है कि कंपनी ने अपने कैपिटल के मुकाबले कितनी उधारी ले रखी है। 0.61 मतलब अगर कंपनी के पास 1 रुपए की अपनी पूंजी है तो उसमें से 0.61 की उधारी है। तो यह भी एक हेल्थी लेवल पर है, ना बहुत ज्यादा लोन है ना बहुत कम। मतलब कंपनी ने ग्रोथ के लिए थोड़ा बोरिंग लिया है, लेकिन रिस्की जोन में नहीं है। यह बैलेंस और रिस्पॉन्सिबल अप्रोच मानी जाती है। हाँ, एक बात याद रखना कि अगर किसी भी शेयर का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से अधिक है तो इसका मतलब कि उस कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्ज है। और इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36.20% है। अब रिटर्न ऑन नेटवर्थ बताता है कि कंपनी ने अपने खुद की पूंजी से कितना रिटर्न निकाला। 36% से ज्यादा रिटर्न मतलब जिसने भी इस कंपनी में पैसा लगाया है उसको उस पर अच्छा खासा फायदा हो रहा है।
यह भी बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर होता है, खासकर इन्वेस्टर्स के लिए। तो इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अच्छा है। वहीं पर इसका पैट मार्जिन 4.27% है। पैट मार्जिन का मतलब है जितनी टोटल कमाई होती है उसमें से आखिरी में कंपनी को कितना प्रॉफिट बचता है, टैक्स वगैरह सब डिडक्ट करने के बाद। तो यहाँ पे यह फिगर 4.27% है। मतलब हर 100 रुपए की कमाई पर कंपनी को करीब 4 रुपए 27 पैसे का साफ प्रॉफिट हो रहा है। अब ज्वेलरी बिजनेस में यह मार्जिन ठीक ठाक माना जाता है क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हाई होती है। लेकिन जैसे जैसे स्केल बढ़ता है मार्जिन भी इम्प्रूव होता है। और इसका EBITDA मार्जिन 6.48% है। यह थोड़ा इंटरनल ऑपरेशंस वाला मैट्रिक है। यह बताता है कि ऑपरेटिंग लेवल पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है बिना इंटरेस्ट, टैक्स और डिप्रिसिएशन के। 6.48% का मतलब है कि जो भी सेल्स हो रही है उसमें से करीब 6.5% कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल रहा है। यह भी एक डिसेंट मार्जिन है और पहले वाले डेटा से हमने देखा भी था कि EBITDA पिछले कुछ सालों में लगातार इंप्रूव हो रहा है। और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 5.93 है। अब यह थोड़ा वैल्यूएशन से जुड़ा मैट्रिक है। प्राइस टू बुक वैल्यू यह बताता है कि मार्केट इस कंपनी की बुक वैल्यू से कितने गुना ज्यादा प्राइस दे रहा है। 5.93 मतलब मार्केट इस कंपनी को उसकी असली कीमत से लगभग 6 गुना ज्यादा वैल्यू दे रहा है। तो यह तब होता है जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि फ्यूचर में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। हाँ, यह थोड़ा महंगा वैल्यूएशन जरूर है, लेकिन अगर ग्रोथ ही स्ट्रांग हो तो यह जस्टिफाई भी हो सकता है। तो ओवरऑल यह एक ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैप अच्छा है, रिटर्न स्ट्रांग है, टिप्ट मैनेजेबल है और ऑपरेशन भी स्टेबल है। ROCE और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जैसे रेशियो बता रहे हैं कि पैसा सही जगह लग रहा है और अच्छा रिटर्न भी आ रहा है। और बाकी मार्जिन्स भी डिसेंट है, जो यह दिखाता है कि कंपनी की पकड़ अपने बिजनेस मॉडल पर मजबूत है। अब देखो, हर बिजनेस में कुछ न कुछ चैलेंजेस तो होते ही हैं और यह ज्वेलरी का बिजनेस भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो चलो एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो इस कंपनी के लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। सबसे पहली बात है कि ज्वेलरी मार्केट में अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर का बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब छोटे लोकल ज्वेलर्स जो ज्यादातर रूरल या फिर सेमी अर्बन इलाकों में ऑपरेट करते हैं। अब इन लोकल ज्वेलर्स की एक खासियत होती है, यह कम खर्चों में काम करते हैं, ज्यादा मार्जिन्स नहीं रखते और कस्टमर से सीधे पर्सनल रिलेशनशिप बना लेते हैं। श्रीनगर जैसी बड़ी कंपनी को अपने सारे ऑपरेशंस, कंपाइलेंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने होते हैं, जिसकी वजह से इनके ऑपरेशनल खर्चे ज्यादा होते हैं। अब जब खर्चे ज्यादा होंगे तो नेचुरली इनके प्रोडक्ट थोड़े महंगे पड़ सकते हैं और यही वजह है कि यह प्राइस के मामले में अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से compete करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि कंपनी की पहुंच अभी तक रूरल एरियाज में ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और इंडिया जैसे देशों में रूरल मार्केट बहुत बड़ा है और वहाँ ज्वेलरी की डिमांड भी खूब है, लेकिन वहां पर अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर्स का दबदबा है। तो कंपनी का रूरल मार्केट में लिमिटेड प्रेजेंस होना उसके ग्रोथ के पोटेंशियल को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करता है। अब तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ज्वेलरी बिजनेस पूरी तरह गोल्ड की कीमतों पर टिका हुआ है। अब गोल्ड के रेट्स कभी भी ऊपर नीचे हो सकते हैं और जब भी गोल्ड की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो कास्ट सेंसिटिव ग्राहक ज्वेलरी खरीदने से बचते हैं। तो जब गोल्ड महंगा होता है तो बिक्री पर सीधा असर पड़ता है। यह डिपेंडेंसी एक बड़ा रिस्क है क्योंकि गोल्ड प्राइस पर कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं होता, वह इंटरनेशनल मार्केट से चलता है। और चौथा है कंपाइलेंस और रेगुलेशन का प्रेशर। श्रीनगर जैसी ऑर्गेनाइज कंपनी को बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे वो टैक्सेशन हो, इंपोर्ट ड्यूटीज हो या क्वालिटी स्टैंडर्ड। अब यह सारी चीजें जरूरी तो हैं, लेकिन इससे कंपनी का काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है और हर डिसीजन लेने में कई लेवल की अप्रूवल्स और पेपर वर्क लगते हैं। वहीं पर अनऑर्गेनाइज ज्वेलर्स को ऐसी ज्यादा फॉर्मेलिटीज से नहीं गुजरना पड़ता, तो उनके लिए काम रिलेटिवली आसान रहता है। पांचवा है टैक्स या पॉलिसी में बदलाव। अब ये थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल वाला रिस्क है क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज कभी भी बदल सकती है। जैसे अगर टैक्स बढ़ गया या इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव आया या कोई नई कंपाइलेंस रिक्वायरमेंट आ गई तो उसका सीधा असर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ सकता है, क्योंकि फिर ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी या प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। छठवां है इकोनॉमिक स्लोडाउन या रिसेशन का असर। अब ज्वेलरी कोई जरूरी चीज तो होती नहीं, यह एक तरह की लग्जरी परचेस मानी जाती है। तो अगर कभी मार्केट में मंदी आ जाए या लोगों की इनकम घटे, जैसे रिसेशन या कोई बड़ी इनकम क्राइसिस आ जाए, तो सबसे पहले लोग लग्जरी चीजों पर खर्चा करना बंद करते हैं। इसका मतलब है कि ज्वेलरी की डिमांड गिर सकती है। अब हम लोग यह समझते हैं कि क्या इस शेयर को अभी होल्ड करें या सेल करें, और जो लोग अभी बाई करने का सोच रहे हैं क्या उनको अभी बाई करना चाहिए या नहीं। चलो इस चीज को समझते हैं। तो देखो, अगर यह शेयर आपको IPO के थ्रू मिल गया होगा तो आपको डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा।
अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो यानी कि थोड़े दिन के लिए इस शेयर में इन्वेस्ट किए थे तो आपको डिसेंट प्रॉफिट मिल रहा होगा, आप इसके शेयर को सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो। या और भी प्रॉफिट लेना चाहते हो तो इसके कुछ शेयर को सेल करके प्रॉफिट बुक कर लो और कुछ शेयर को होल्ड करके रख दो, और जब इसका शेयर प्राइस ऊपर चला जाएगा तब वहां पर सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेना। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इसके शेयर को होल्ड करके रख सकते हो, क्योंकि कंपनी भी अच्छी है और कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उसका फ्यूचर ग्रोथ भी है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा है और फंडामेंटल भी अच्छा है, तो ओवरऑल कंपनी ठीक है, तो इसके शेयर को लंबे समय के लिए होल्ड करके रख सकते हो। वहीं पर अगर आप इस शेयर को बाई करने का सोच रहे हो तो बाई कर सकते हो, क्योंकि ओवरऑल कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा है और जिस सेक्टर में काम कर रही है उसका फ्यूचर ग्रोथ भी है और फंडामेंटल भी अच्छा है, तो आप इसके शेयर को बाई कर सकते हो। लेकिन बाई करने से पहले इसके वैल्यूएशन को चेक कर लेना, यानी कि इसके पी रेशियो को इसके इंडस्ट्री पी रेशियो से कंपेयर करके देख लेना कि सही वैल्यूएशन पर मिल रहा है या नहीं। एक और चीज जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस शेयर को लिस्टिंग के बाद खरीदने का सोच रहे हो, यानी कि लिस्टिंग के जस्ट बाद खरीदने का सोच रहे हो, तो ये थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई शेयर स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होता है तो उसका शेयर प्राइस कुछ दिनों तक बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता रहता है, तो ऐसे केस में कि तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा या फिर बहुत ज्यादा लॉस, तो यह एक रिस्क रहता है। तो अपने हिसाब से आप डिसीजन लेकर के इसको बाय कर सकते हो। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले शेयर के साथ।